एक तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव एकदम पीक पर है और दूसरी तरफ भारत में एक के बाद एक सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी तैयारी चल रही है जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाने वाली है? क्या दुनिया की तेल सप्लाई चेन की चाबी अब सच में भारत के हाथों में आ गई है? और इन सब के बीच में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। आखिर ये है क्या और इसका भारत की बदलती हुई भूमिका से क्या लेना देना है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। कहानी की शुरुआत भारत के अंदर हो रही कुछ बहुत ही अजीब और चिंताजनक घटनाओं से होती है, जो इशारा कर रही थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुईं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के लिए एक खतरनाक पैटर्न बना रही थी। देखिए, मई में एक पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क पकड़ा गया, फिर जून में एक नेवी क्लर्क आईएसआई को जानकारी बेचते हुए गिरफ्तार हुआ। सितंबर और दिसंबर में आईएसआई के और भी एजेंट पकड़े गए और मार्च आते आते अल कायदा और आईएसएस से जुड़े लोग भी। अब ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं लग रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे भारत को अंदर से अस्थिर करने की कोई सोची समझी साजिश चल रही हो। और इसी वजह से पूरे देश में एक तरह का हाई अलर्ट था। दिल्ली में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल शुरू हो गई। जो विदेशी डिप्लोमैट्स के इलाके थे, वहां इमरजेंसी में उन्हें कैसे बाहर निकालना है, इसकी रिहर्सल हुई। यहां तक कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो सबसे अहम एयरपोर्ट्स हैं, जैसे श्रीनगर और जोधपुर, उन्हें मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया गया। ये सब किसी बहुत बड़ी तैयारी के साफ संकेत थे। तो ये तो थी भारत के अंदर की कहानी। अब जरा जूम आउट करके देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या हो रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया एक बहुत बड़े तेल संकट के मुहाने पर खड़ी थी। इस ग्लोबल संकट का सेंटर पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यह है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल और गैस गुजरता है। मतलब अरब देशों, ईरान, इराक, इन सब का तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुंचता है। और देखिए, दुनिया के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़े संकट एक साथ आ खड़े हुए थे। एक तरफ ईरान ने धमकी दे दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा, जिससे तेल की सप्लाई रातों रात रुक सकती थी। तो दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस की ज्यादातर तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया था। नतीजा, रूस के पास कच्चा तेल तो बहुत था, लेकिन उसे पेट्रोल और डीजल में बदलने की ताकत ही नहीं बची थी। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। भारत की अपनी मुश्किलें, दुनिया का तेल संकट और इन सब के बीच एक सीक्रेट डील जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी माहौल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद डिप्टी पीएम डेनिस मांतुरोव अचानक सीधे दिल्ली पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ उनकी एक बंद कमरे में मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। तो इस मीटिंग में कमाल का सौदा हुआ। रूस ने भारत को डिस्काउंट पर जितना चाहे उतना कच्चा तेल देने का ऑफर दिया। प्लान यह था कि भारत इस सस्ते कच्चे तेल को अपनी एडवांस रिफाइनरियों में प्रोसेस करेगा और फिर उसे प्रीमियम कीमत पर दुनिया को बेचेगा। लेकिन यह डील सिर्फ तेल तक ही नहीं थी। रूस ने वादा किया कि वो पाकिस्तान और इस पूरे इलाके से जुड़ी अपनी सारी की सारी खुफिया जानकारी भी भारत के साथ शेयर करेगा। अब आप कहेंगे कि ये सब बातें हैं, इसका सबूत क्या है? तो सबूत भी जल्द ही दुनिया के सामने आ गया। रूस से मिली एक टिप के आधार पर ही भारत ने अमेरिकी सीआईए एजेंट मैथ्यू वैंडिक और 6 यूक्रेनी ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये गठबंधन सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी काम कर रहा है। और इस एक डील ने रातों रात पूरा गेम बदल दिया। वर्ल्ड स्टेज पर भारत की भूमिका ही पूरी तरह से बदल गई। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की भूमिका एकदम से बदल गई। अब वो सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो तेल बेचने वाला बन गया। एक तरह से ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी का नया गारंटर। और इस नई लीडरशिप का सबूत भी दुनिया ने देखा जब इस संकट पर 35 देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। तो उसे लीड कौन कर रहा था? भारत। लेकिन असली मुहर तो ईरान की तरफ से लगी। सोचिए, ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे रहा था, उसके दूतावास ने ट्वीट किया, हमारे भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में हैं, कोई चिंता की बात नहीं। इसका सीधा मतलब था कि पूरी दुनिया के लिए रास्ता भले ही बंद हो जाए, लेकिन भारत के जहाज़ों के लिए वह हमेशा खुला था। अब सवाल यह है कि आखिर भारत ही क्यों? भाई, दुनिया में और भी तो देश हैं।
इसकी वजह यह है कि भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब यानी हर खेमा भरोसा करता है। भारत सबसे बात करता है और उसे किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बल्कि एक न्यूट्रल पावर के तौर पर देखा जाता है। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर सालों से जो सहयोग चल रहा है वो इसी विश्वास का नतीजा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए पावर इक्वेशन से दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है और खासकर इस क्षेत्र की शक्तियों पर इसका क्या असर हो रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने भी एक कोशिश की खुद को ईरान और वेस्ट के बीच एक पीसमेकर की तरह दिखाने की, लेकिन मजाक ये था कि उसकी मीटिंग में न तो ईरान था, न अमेरिका और न ही इजराइल। जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा, यह एक ब्रोकर नेशन की तरह था, एक ऐसा बिचौलिया जिसकी बातचीत में असली खिलाड़ी ही मौजूद नहीं थे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एक तरफ भारत में ही कुछ लोग सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज कर रहे थे और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश उन्हीं नीतियों को कॉपी कर रहे थे। तेल पर एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती भारत ने की वही यूके ने किया। भारत की इकोनॉमिक बफर स्ट्रैटेजी को ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया। मतलब पूरी दुनिया भारत की ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी को स्टडी कर रही है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर खत्म होता है। जरा सोचिए, अगर 1968 में बनी रॉ सिर्फ 3 साल के अंदर 1971 में बांग्लादेश बनाने में मदद कर सकती थी, तो आज की मॉडर्न और पूरी तरह से आज़ाद रॉ पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का क्या कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को तय कर सकता है।